अनिल को बचपन से बाबा, जोगियों और जंतर मंतर पर बड़ा भरोसा था। उसे कोई कुछ भी जादू टोना बता दे, कुछ भी कह दे, वो तुरंत मान लेता था। अरे अनिल भाई, यहाँ कैसे? ओ मिहिर, कैसे हो? पूरे 10 साल बाद तुम्हें देखा है। बस ठीक हूँ। ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा। अरे तुमने आज तक ये हरा पत्थर पहन रखा है? हाँ भाई, कॉलेज के समय पूरी पॉकेट मनी देकर उस जादूगर से पत्थर लिया था। उसने कहा था इसे पहनते ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो भाई पत्थर ने कोई कमाल दिखाया? अभी तक तो नहीं, पर मुझे यकीन है जल्द ही कुछ होगा। मैं तो तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, ये सब जादू मंत्र कुछ नहीं होता दोस्त। तो देखना, ये अंगूठी मुझे बड़ा आदमी जरूर बनाएगी। चल, भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद अनिल एक विज्ञापन पढ़ता है। चेहरा देखकर भविष्य बताने वाले बाबा। बाबा जी से पूछता हूँ, मेरा भाग्य कब बदलेगा? अनिल बाबा के पास जाता है। आइए आइए, ये बाबा हिमालय से आए हैं। 25 सालों तक बर्फ में रहने के बाद बाबा ने ये सिद्धि पाई है। सिर्फ 5,000 रुपए दीजिए और अपना भविष्य देखिए। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? यहाँ क्या प्याज बिक रहा है जो तुम मोल भाव कर रहे हैं? पूरे पैसे निकाल वरना निकल ले। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो पैसे। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। 10 साल से बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा हूँ। ये सपने कब पूरे होंगे? कभी नहीं। तेरे चेहरे पर लिखा है, तू अगले 2 महीने में मर जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? यही सच है। अनिल रोते रोते घर आता है। रात भर वो कुछ सोचता रहता है। सुबह होते ही वो बैंक चला जाता है। सर, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, आप जरूरी कागज ले आइए। अनिल को लोन मिल जाता है। अगले दिन, बानी, ये लो तुम्हारे नए बंगले की चाबियां। अब तुम्हें इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ, सही कह रहा हूँ। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना नया बंगला दिखा कर आता हूँ। बानी तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है बाहर एक चमचमाती कार खड़ी है। क्या क्या ये कार हमारी है? हाँ हाँ, हमारी ही है। आओ बैठो। अनिल बानी को बंगला दिखाकर घर ले आता है। अगली सुबह, बानी, अगले महीने हम बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। उससे पहले सिंगापुर घुमाते हैं। क्या ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये सब सच है। घूम के आते हैं, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। कुछ दिन बाद सिंगापुर से लौटते समय, ए जी, अब तो बताइए, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? देखो, तुम घबराना मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए। अब मेरी जिंदगी बस 1 महीने की और है। हाय, मैं मर गई। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं मरने वाला हूँ। अब चुप होकर मेरी बात सुनो। बोलिए। मैंने 1 करोड़ का लोन लेकर तुम्हारे लिए गाड़ी और बंगला लिया है। तुम्हें सिंगापुर भी घुमा दिया। मैं मर गया तो लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूँ, पर मैंने तुम्हारे ऐशो आराम की व्यवस्था कर दी है। पर आप क्यों मर रहे हो? मुझे एक बहुत बड़े बाबा जी ने बताया है कि मैं मरने वाला हूँ। अच्छा, अब जाने से पहले अगर मेरे सोने के कंगन। मैं मर रहा हूँ, तुम्हें अपने गहनों की पड़ी है। देखो जी, आप तो मर जाओगे, मुझे तो जीना पड़ेगा ना। इसी सोसाइटी में सबके साथ बिना कंगन पहने रहना।
अच्छा, चलो कुछ पैसे बचे हैं, तुम कंगन भी ले ही लो। 1 महीने बाद। ये बंगला तो बहुत सुंदर है जी। मुझे क्या, मैं तो अब मौत के दिन गिन रहा हूँ। गिनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब याद है। कल 2 महीने होने वाले हैं। हे भगवान, कैसी बीवी दी है तूने मुझे, मेरी मौत का दिन याद किए बैठी है। अगली रात। अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ, वो ना हो आज रात को ही मेरा टिकट कट जाएगा। अब कहाँ जाने की टिकट कर रहे हैं जी? मैं भी चलूंगी। चल, मरने जा रहा हूँ, तू भी चल। ओह, अच्छा, नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। हे भगवान, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ करो प्रभु। मेरे कंगन वापस मत लेना, बाकी इनकी प्रार्थना सुन लो भगवान। अगली सुबह मियाँ बीवी खुशी से नाचने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। जी, हम लेना देना बैंक से बोल रहे हैं। आपकी पहली किश्त 1 लाख रुपए अब तक नहीं आई है। आप जल्दी कीजिए वरना हमें पुलिस भेजनी पड़ेगी। हाय राम, ये तो मैं भूल ही गया। अब क्या होगा, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? 1 लाख देने होंगे, इससे तो अच्छा आप। अरे भगवान, चुप हो जा। मैं आज ही ये गाड़ी, बंगला, गहने बेचकर सारा का सारा लोन चुकाता हूँ और उस बाबा को हिमालय वापस पहुंचाता हूँ। कितने सालों से इन बाबाओं ने मुझे मूर्ख बना रखा है। आज समझ आया, ये सब फालतू की बातें हैं। सच कहते हैं, जान बची तो लाखों पाए। आपकी जान बच गई, पर मेरे कंगन तो चले गए ना। हाय मेरे कंगन। शिक्षा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। भूतिया ब्रिज। मीना अपने परिवार के साथ जारूडीह नाम के छोटे से गांव में रहती थी। गांव में 12वीं तक ही पढ़ाई की सुविधा होने के कारण मीना बड़ी उदास थी। शाम को खेत से लौटकर श्यामल मीना से कहता है, मेरी लाडो रानी को क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? मेरे रिजल्ट आ गए हैं बाबा, 80% नंबर आए हैं मेरे। ये तो खुशी की बात है बेटी। पर मुझे आगे पढ़ना है बाबा, और गांव में तो आगे पढ़ाई की सुविधा ही नहीं है। हट पगली, इतनी सी बात से उदास होती है? मैंने इसका उपाय पहले से ही सोच रखा था। मेरी मीना शहर जाएगी और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। मीना और श्यामल उसी शाम गांव के पास के बस अड्डे पर जाते हैं। धीरे धीरे शाम अपना आंचल बिछा रही थी। जरा सी रोशनी में शाम टिकट काउंटर पर टिकट लेने जाता है। भाई, शहर जाने का एक टिकट तो देना। आपको शहर जाना है? अरे नहीं भाई, मुझे नहीं, मेरी बेटी को। देखिए भैया, मैं तो आपको शहर न जाने का ही सुझाव दूंगा, वो भी जब आपकी बेटी अकेली जा रही है। वो देखिए, बस पूरी तरह खाली है, 2-4 लोग ही मुश्किल से शहर जा रहे हैं। अरे भाई, पर ऐसा क्यों? शहर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसीलिए आज बस पुरानी ब्रिज से जाएगी। हाँ भाई, तो उससे क्या? आपको नहीं पता? अरे भाई, वो ब्रिज भूतिया है। आप ये क्या बातें कर रहे हैं अंकल? ऐसा कुछ नहीं होता। बिना कुछ सोचे समझे टिकट लेकर मीना बस में चढ़ जाती है। धीरे धीरे बस शुरू होती है, पर अचानक ही मौसम खराब होने लग जाता है। हे भगवान, सफर शुरू भी नहीं हुआ कि आत्माएं अपना असर दिखाने लगी। बस पुराना ब्रिज पार करवा देना, हे भगवान। खराब मौसम और धुंध के बीच ड्राइवर जैसे तैसे बस को ब्रिज तक ले जाता है। ब्रिज पर पहुंचते ही बस रुक जाती है। लो आ गए वो, अब सब बनेंगे, सबके सब बनेंगे। अरे तुझे मैंने बोला था ना, चुप रहने को, ऐसे तो बाकी सभी को डरा देगा तू। चुप हो जा।
तभी सभी को बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। माँ देखो ना, शिकार, भूख लगी है। माँ वो देखो। ये किस चीज की आवाज है? ये बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं? वो आ गई। पारो अपने बच्चों के साथ आ गई। मैंने कहा था ना, पर कोई मेरी बात सुनता कहा था मैंने। बस अपने आप जोरों से हिलने लग जाता है, मानो कोई ताकत उसे हिला रही हो। मीना ने घबरा कर बाहर देखा तो वो देखती है कि एक 8-9 साल का बच्चा बस हिला रहा है। बच्चे की आंखें बिल्कुल काली, शरीर पूरी तरह सफेद। वो नजरें उठाकर मीना को देखता है। शिकार। हड़बड़ाती हुई मीना वापस बस में देखती है। बस के फ्लोर पर चलता हुआ एक अंधा बच्चा उसकी ओर आता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भूत होते हैं, मैं मानती हूँ। मीना बस में चारों ओर देखती है। मोहन सोहन का चेहरा उसे कटा हुआ दिखाई देता है। हम मरे हुए हैं मीना। इस बस में तुम्हारे और ड्राइवर के अलावा सब मरे हुए हैं। हम इन बच्चों और उनकी माँ के शिकार हुए थे। भाग जाओ मीना, ड्राइवर भैया भाग जाइए। ये कहते ही मोहन सोहन के अलावा जो 2-4 लोग बस में थे सभी गायब हो जाते हैं। चलो बेटी यहाँ से भागते हैं। मैं तो काम को लेकर मजबूर था, पर तुझे क्यों आना था इस बस में? ये लोग कौन हैं और हमें क्यों मारना चाहते हैं भैया? बेटी ये ब्रिज भूतिया है। यहाँ एक औरत और उसकी 2 बच्चों की आत्मा भटकती है। उसका एक बच्चा तो अजन्मा ही है। बहुत बुरी आत्माएं होती हैं बेटा, बहुत बुरी। पर कोई तो कारण होगा। वो लोगों को परेशान क्यों करती हैं? ऐसे ही तो वो लोगों को नहीं सताएगी। ऐसी आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं होती। जहन्नुम में भी इनके लिए जगह नहीं होती। ड्राइवर मीना का हाथ पकड़कर बस से उतरता है और भागना शुरू करता है। भागो बेटी, भागो यहाँ से। तभी उन दोनों के सामने पारो खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा ऐसा कि देखकर मन से सारी खुशी छिन्न भिन्न हो जाए। काले अंधेरे में भी उसका सफेद चेहरा साफ देखा जा सकता था। शिकार करो बच्चों, मेरे लिए सर का हिस्सा छोड़ देना। पारो के दोनों बच्चे ड्राइवर के कंधे पर कूद पड़ते हैं और उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं। अगली बारी तेरी बच्ची। मार देना हम दोनों को, पर पहले मेरी बात तो सुन लो आंटी। आपकी ये हालत किसने की? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ पारो आंटी। आप क्यों भटक रही हैं? आपके बच्चों की ये हालत किसने की? भले मैं आज मर जाऊं, पर ये जान कर रहूंगी कि एक माँ इतनी बुरी क्यों बन गई। जहाँ ये ब्रिज है वही मेरा घर हुआ करता था। एक कॉन्ट्रैक्टर ने धोखे से मेरे घर के कागजात पर मेरे पति के सिग्नेचर ले लिए और हमारा घर गिराकर ब्रिज बना दिया। कुछ दिनों में मेरे पति की भी मौत हो गई। घर के साथ साथ घर चलाने वाला भी चला गया। गर्भवती हालत में मैं ब्रिज के किनारे ही अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगी। फिर एक दिन एक गाड़ी की चपेट में आकर मेरी मौत हो गई। उसके बाद से मैंने कभी किसी गाड़ी को यहाँ से जाने नहीं दिया। अब होगा इंसाफ उस कॉन्ट्रैक्टर का। उसे जेल और आपकी आत्मा को शांति। बहुत हुआ इस मौत का खेल। शायद आज ये बस इस ब्रिज पर आपको आजाद करने ही आई है। इसके बाद मीना गांव वापस लौटकर सारी बातें अपने पापा को बताती है और ड्राइवर श्यामल और मीना कॉन्ट्रैक्टर के काले कारनामों का पता लगाते हैं और न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। पारो के साथ साथ उस ब्रिज में मरे हर इंसान की आत्मा की शांति करवाई जाती है और ब्रिज हमेशा के लिए आत्माओं से आजाद हो जाता है।
साइट। विक्रम अभी अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके नौकरी की तलाश में होता है। तभी उसे एक जॉब का ऑफर आता है और उसे कॉल आता है। हेलो, एम आई टॉकिंग टू विक्रम? यस सर, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ। हमें आपकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है। क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? व्हाई नॉट सर, मैं तो इंतजार ही कर रहा था। श्योर सर। विक्रम तुरंत नौकरी के लिए हाँ कर देता है और अगले दिन ही केरल के लिए निकल जाता है। केरल पहुंचकर विक्रम जब कंपनी में जाता है। एक्सक्यूज मी सर, मैं आई कम इन? ओह यस यस, प्लीज हैव अ सीट। विक्रम बैठ जाता है। फिर मैनेजर विक्रम को बताता है। देखिए, बात ऐसी है कि पुराने शमशान को हमारी कंपनी ने खरीद लिया है और वहाँ एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। ये काम बहुत चैलेंजिंग है और आपके प्रोफाइल को पढ़कर पता चला कि आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है, इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है। यू आर राइट सर, आई वांट चैलेंजेस। विक्रम साइट देखने निकल जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसे रात में भी वहीं रहना होगा। ओह, मेरे रहने का इंतजाम भी यहीं पर किया गया है। अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं तो अकेला हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। विक्रम खा पी कर वहीं पूरे कब्रिस्तान में घूमता है। शाम होते ही उसे कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। वहाँ उसके साथ प्रमोद और कुछ लेबर भी रहते हैं। वो उनसे कहता है, यहाँ बहुत नेगेटिविटी लग रही है मुझे। अरे ओ भाई, ये कोई मामूली जगह थोड़ी है, शमशान घाट है भाई, शमशान घाट। पता नहीं ये कंपनी वालों को ऐसा क्या सूझा जो ऐसी जगह पसंद कर ली। अरे भाई, डरने का क्या इसमें है? इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। जिस पे ऊपर वाले का हाथ हो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। अरे मालूम होता है कि मजबूत दिल वाले हो तुम, है भाई। मुझे तो इस जगह से ही डर लगता है। पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ता है और कुछ नहीं। प्रमोद और विक्रम एक ही कमरे में सोते हैं और 4-5 लेबर उनके ठीक बगल के कमरे में सोते हैं। ये नींद तो मुझे आ नहीं रही है। चलो जरा जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर लोग इतना डरते क्यों हैं। ऐसा क्या है इस जगह में? विक्रम उठकर कमरे से बाहर निकलता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। रोने की आवाज से उसका मन विचलित हो जाता है और बहुत ढूंढने पर भी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो भागते हुए लेबरों के कमरे में जाता है। यहाँ पर सब कुछ सही है, सब सो रहे हैं, फिर ये किसके रोने की आवाज थी? विक्रम कमरे से बाहर आता है तब एक काली बिल्ली उसे घूरती रहती है और भागकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और म्याऊं म्याऊं करने लगती है। फिर विक्रम को उसी पेड़ पर एक औरत दिखाई देती है। बिल्ली उस औरत की गोद में जाकर बैठ जाती है। देखते ही देखते वो औरत गायब हो जाती है। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आता। दिन के 4 बज जाते हैं और विक्रम सो जाता है। अगले दिन वो ये सारी बातें प्रमोद को बताता है। अरे भाई, अरे मैं नहीं रहूंगा यहाँ। अरे नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा भैया। अरे यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू अकेला नहीं है। अगले सुबह विक्रम अपने काम में जुट जाता है। फिर प्रमोद को पता चलता है कि निखिल, जो कि एक लेबर है, उसकी मौत हो गई है। वो विक्रम को तुरंत ये खबर देता है। अरे नहीं नहीं विक्रम भैया, पुराने लोग सही कहते हैं। अरे ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। निखिल की मौत हो गई ना, किसी को भी नहीं पता चला वो कैसे मरा। बाकी मजदूरों का कहना है कि यहाँ रूहें घूमती रहती हैं। लेबर लोग बोल रहे थे कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसको जाना है वो जाए, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करके यहाँ से जाऊंगा। सभी लेबर प्रमोद और विक्रम के साथ निखिल की बॉडी का दाह संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार पूरा होते ही उसी शाम सभी लेबर विक्रम के पास आकर कहते हैं, अब देखिए साहब, ऐसे जोखिम में हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। कल का सूरज निकलते ही हम सब अपने अपने गांव चले जाएंगे। हाँ, रात को निखिल की मौत से विक्रम को बेचैनी हो जाती है। उसे लगता है मानो कोई उसे आवाज दे रहा हो। वो कमरे से बाहर निकलता है। फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर चलते हुए उसे ये एहसास हो जाता है कि कोई आत्मा उसके पीछे है। फिर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने निखिल की लाश को आग लगाई थी। थोड़ी ही देर में बहुत सारी आत्माएं उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। विक्रम अपनी जान बचाने के लिए कमरे की ओर भागता है और पसीने से भर जाता है। फिर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह प्रमोद उसे सालन में देखकर पूछता है, अरे ओ भाई, अरे तुम फर्श पर क्या कर रहे हो वहाँ पर?
यार मुझे माफ कर दे। तुम लोग सच ही कह रहे हो, आत्माएं होती हैं, हमें कुछ करना होगा। किसी भी तरह हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, वरना सभी लेबर आज चले जाएंगे और हम दोनों यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। सर, पर ये लेबर नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। जब मैं नहीं डर रहा तब आप कैसे डर सकते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है प्रमोद भाई, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। कल रात जो हुआ तुम सोच नहीं सकते हो, मैंने किस तरह से खुद को बचाया है। विक्रम सारी बातें प्रमोद को बता देता है। प्रमोद की रूह कांप उठती है। अरे सर, मैं तो कहता हूँ कि जिसको यहाँ पर रहना है रहने दो, हम चलते हैं यहाँ से। चलो अभी निकल चलते हैं। विक्रम और प्रमोद अपना सामान बांध कर निकलने लगते हैं, लेकिन लेबर उन्हें घेर लेते हैं और जाने नहीं देते। साहब, आप लोग नहीं जा सकते हैं। अरे भैया, हम तो जा रहे हैं, जिन्हें मरना है वो मरे यहाँ पर। हम तो कब के मर चुके हैं साहब, अब क्या मरेंगे? मरने की बारी अब तुम लोगों की है। इतना कहते ही सारे लेबर भूत प्रेत में बदल जाते हैं। अरे मेरे लेबर कहाँ गए? इन लोगों को हमने कल ही मार दिया था। ये जगह हमारी है, तुम इस जगह को हमसे छीन नहीं सकते हो। भूत प्रेत विक्रम और प्रमोद को घेर कुत्ते की तरह उनकी बोटियां नोचने के लिए उतावले रहते हैं। सब मिलकर प्रमोद के ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रमोद चीखता चिल्लाता है, लेकिन विक्रम कुछ नहीं कर पाता। अरे मुझे छोड़ दो भाई, अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे उनका क्या होगा? अरे छोड़ दो भाई मुझे। भूत मिलकर उसे मार देते हैं और विक्रम ये देखकर मन में सोचता है, मरना तो है ही, क्यों न डरने की बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर लूं। विक्रम एक सांस में भागता हुआ अपने कमरे में जाता है और शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर बाहर आता है और शिवलिंग को देखकर पीछे हट जाते हैं। जय महाकाल, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। भूत प्रेत के राजा मेरे साथ हैं। जय महाकाल। विक्रम स्मशान से बाहर निकलकर